वेलकम टू असली वजह। आप सुन रहे हो एक साइकोलॉजिकल डीप डाइव। आज हम एक ऐसी साइकोलॉजिकल लड़ाई के बारे में बात करेंगे जो जो अक्सर दोस्ती और चिंता के पर्दे के पीछे लड़ी जाती है। ये एक बहुत ही सूक्ष्म लेकिन बेहद खतरनाक हथियार है जिसे कंसर्न ट्रोलिंग कहते हैं। मतलब जब कोई आपकी चिंता करने का दिखावा करके असल में आपकी इज्जत और आपके करियर को तबाह कर रहा होता है। बिल्कुल, और ये इतना खतरनाक इसीलिए क्योंकि इसे पहचान पाना बहुत मुश्किल होता है। पर आज हम सिर्फ इस प्रॉब्लम की बात नहीं करेंगे बल्कि इसका सोल्यूशन भी डिस्कस करेंगे। एक ऐसी चतुर रणनीति जिसे किनारी ट्रैप कहा जाता है, जिसके जरिए इस तरह के मानसिक हमले से खुद को बचाया जा सकता है। हाँ। और इन कॉन्सेप्ट्स को बेहतर तरीके से समझने के लिए हम एक कहानी का सहारा लेंगे। ये कहानी है दो दोस्तों की, आयशा और मीरा, जो एक ही ऑफिस में काम करती हैं। तो आइए इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। तो शुरुआत करते हैं कहानी के पहले हिस्से से, इस जहर की पहली बूंद से। अक्सर सबसे बड़ा नुकसान किसी बड़े हमले से नहीं होता, नहीं, बल्कि वो छोटी छोटी बातों से होता है जो रोजमर्रा की जिंदगी में घुल जाती हैं। साइकोलॉजी में इसे माइक्रो सैबोटाज कहते हैं। सही कहा। माइक्रो सैबोटाज का मतलब ही है छोटी छोटी तोड़फोड़। ये वो हरकतें हैं जो ऊपर से देखने में बिल्कुल मासूम, यहाँ तक कि मददगार लगती हैं, लेकिन उनका असली मकसद आपके आत्मविश्वास को धीरे धीरे कम करना होता है और आपकी छवि को धुंधला करना। एकदम। ये एक मीठा जहर है जिसका असर धीरे धीरे होता है। इस कहानी का पहला सीन इसे बिल्कुल साफ कर देगा। आयशा एक बहुत बड़ी क्लाइंट पिच के लिए तैयार हो रही है। प्रमोशन दांव पर है, प्रेशर बहुत हाई है। तो वो थोड़ी नर्वस है, लेकिन पूरी तरह से तैयार है। तभी उसकी दोस्त और कोवर्कर मीरा उसके पास आती है। और वो आते ही आयशा का कॉलर ठीक करते हुए कहती है, तुम बहुत अच्छी लग रही हो, इतनी फ्रेश, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि तुम कितनी थकी हुई लग रही हो। ओह। और आगे कहती है, सच में तुम बहुत बहादुर हो कि अपनी पर्सनल परेशानियों के बावजूद ये पिच दे रही हो। देखिए, सुनने में ये एक तारीफ लगती है ना? लेकिन इसमें क्या क्या छुपा है। पहली बात, तुम थकी हुई लग रही हो। पिच से ठीक पहले ये लाइन आयशा के दिमाग में एक शक डाल देगी। बिल्कुल। और दूसरी बात, तुम्हारी पर्सनल परेशानियां। जबकि ऐसी कोई परेशानी थी ही नहीं। आयशा हैरान होकर पूछती भी है, कैसी पर्सनल परेशानियां? मैं तो बिल्कुल ठीक हूं। इस पर मीरा उसके कंधे पर हाथ रखकर कहती है, हाँ बिल्कुल, यही तो जज्बा होना चाहिए। फेक इट टिल यू मेक इट। वाओ, ये फेक इट टिल यू मेक इट कहकर उसने आयशा की असलियत पर भी सवाल उठा दिया। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है बैक हैंडेड कॉम्प्लीमेंट का। तारीफ की चाशनी में लपेटकर अपमान। हाँ, उसने आत्मविश्वास पर हमला किया और उसे एक ऐसे इंसान के रूप में प्रोजेक्ट किया जो अंदर से टूटा हुआ है। और इसका टाइमिंग सबसे अहम है। एक हाई स्टेक्स परफॉर्मेंस से एन पहले ये किसी के भी दिमाग को डिस्टर्ब करने के लिए काफी है। और अब कहानी आगे बढ़ती है बोर्डरूम में। आयशा प्रेजेंटेशन दे रही है, वो फ्लो में है। एक जगह डेटा समझाते हुए वो आदत के मुताबिक अपने नोट्स देखने के लिए बस एक पल को रुकती है, एक नॉर्मल सा पॉज। लेकिन मीरा इस मौके को लपक लेती है। हाँ। वो तुरंत सबके सामने, बॉस और क्लाइंट्स के सामने बीच में बोल पड़ती है, ओह क्या तुम भूल गई? चिंता मत करो, सबके साथ होता है। अगर तुम ज्यादा स्ट्रेस में हो तो मेरे पास बैकअप स्लाइड्स हैं। ये कितना चतुर हमला है। आयशा का एक मामूली सा ठहराव, जिसका कोई भी मतलब हो सकता था, उसे मीरा ने बॉस के सामने उसकी अक्षमता और कमजोरी की तरह पेश कर दिया। उसने दिखाया कि आयशा प्रेशर हैंडल नहीं कर सकती। और ये सब मदद के नाम पर किया गया। मीरा ने खुद को एक सपोर्टिव कलीग की तरह दिखाया, लेकिन असल में उसने बॉस की नज़र में आयशा की छवि एक नाजुक और अविश्वसनीय कर्मचारी की बना दी, जो प्रेशर में बिखर जाती है। एकदम नुकसान हो चुका था, धीमा जहर अपना काम कर रहा था। तो ये जो छोटे छोटे हमले थे, ये माइक्रो सैबोटाज, ये तो बस शुरुआत थी। इसके बाद हमले और भी पर्सनल और ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। और यहाँ से शुरू होता है चरित्र हनन का खेल, जिसके लिए मीरा एक नया हथियार इस्तेमाल करती है, कंसर्न ट्रोलिंग। हाँ। कंसर्न ट्रोलिंग, जैसा कि नाम से ही साफ है, ये किसी की चिंता करने का नाटक करना है, जबकि असली मकसद उसकी प्रतिष्ठा को नष्ट करना होता है। ये बहुत ही शातिर रणनीति है, क्योंकि आप हमलावर की तरह नहीं बल्कि एक शुभचिंतक की तरह नजर आते हैं। हाँ, इससे आपके शब्दों को ज्यादा वजन मिलता है। कहानी के तीसरे सीन में ऐसा ही होता है। ब्रेक रूम में मीरा बॉस राजीव के साथ कॉफी पी रही है और राजीव ऐसे ही कहता है कि आयशा का काम अच्छा है, पर वो आजकल थोड़ी तनाव में लगती है। और बस मीरा को अपना मौका मिल जाता है। वो उस मौके का पूरा फायदा उठाती है
वो एक गहरी सांस लेते हुए बहुत अफसोस भरी आवाज में कहती है, मैं जानती हूँ राजीव, मुझे ये नहीं कहना चाहिए, पर सच कहूँ तो मुझे उसके मानसिक स्वास्थ्य की चिंता है। ओ, मानसिक स्वास्थ्य। हाँ, वो आजकल सब पर चिल्ला रही है। मैं तो उसका आधा काम कर रही हूँ ताकि वो आराम कर सके। प्लीज उसे मत बताना कि मैंने आपको ये बताया। इस एक पैराग्राफ में कितनी सारी मैनिपुलेशंस है। पहले तो मानसिक स्वास्थ्य की चिंता है, इससे उसने आयशा को एक प्रोफेशनल इशू से एक मेंटल हेल्थ केस बना दिया। फिर मैं उसका आधा काम कर रही हूँ, ये झूठ बोलकर उसने खुद को एक हीरो की तरह पेश किया। और वो आखिरी लाइन, प्लीज उसे मत बताना। हाँ, वो सबसे ज्यादा खतरनाक है। बिल्कुल। उससे राजीव को लगता है कि मीरा उस पर भरोसा कर रही है और ये जानकारी एकदम सच्ची है, कॉन्फिडेंशियल है। एग्जैक्टली। हाँ। अब राजीव के दिमाग में आयशा एक प्रॉब्लम एम्प्लॉय बन चुकी है, एक लायबिलिटी। मीरा ने अपनी चिंता जाहिर करके आयशा को बॉस की नजर में एक बोझ बना दिया। और ये सब इतना ज्यादा हो रहा है कि आयशा खुद भी कंफ्यूज्ड होने लगी है। और यहीं पर मीरा एक तीसरा साइकोलॉजिकल हथियार इस्तेमाल करती है, गैस लाइटिंग। ये एक बेहद क्रूर मानसिक हेरफेर है। इसका मकसद होता है किसी इंसान को उसकी अपनी ही याददाश्त, अपनी समझ और यहाँ तक कि उसकी मानसिक स्थिति पर शक करने के लिए मजबूर कर देना। ये किसी को ये महसूस कराना है कि जो वो सोच रहा है वो गलत है और शायद वो पागल हो रहा है। कहानी के चौथे सीन में आयशा ऑफिस आती है और देखती है कि कॉन्फ्रेंस रूम से कुछ लोग निकल रहे हैं। उसे पता चलता है कि एक जरूरी मीटिंग हुई जिसके बारे में उसे बताया ही नहीं गया। हाँ। और जब वो मीरा से इस बारे में पूछती है तो मीरा बड़ी मासूमियत से जवाब देती है। वो कहती है, अरे मैंने तो सेक्रेटरी को कहा था तुम्हें ईमेल करने के लिए, शायद वो भूल गई, या हो सकता है राजीव ने सोचा हो कि तुम पहले से इतने स्ट्रेस में हो, तुम्हें ब्रेक की जरूरत है। और फिर वो कहती है, मैंने तुम्हारे लिए लड़ने की कोशिश की थी, सच में मैंने कहा था कि आयशा के बिना ये मीटिंग अधूरी है। देखिए यहाँ क्या हो रहा है। पहले तो मीरा ने आयशा को अलग थलग किया, फिर झूठ बोलकर उसे ये महसूस कराया कि शायद ये सेक्रेटरी की गलती है। फिर बॉस को बीच में लाकर उसे ये फील कराया कि सब लोग उसे कमजोर कड़ी मान रहे हैं, और आखिर में मैंने तुम्हारे लिए लड़ने की कोशिश की बोलकर खुद को हीरो मना लिया। एकदम। ये आयशा को उसकी अपनी ही धारणा पर शक करने के लिए मजबूर कर रहा है। धीरे धीरे आयशा को लगने लगेगा कि शायद वो सच में तनाव में है, शायद समस्या उसी में है, और वो पूरी तरह से टूटकर मैनिपुलेटर पर निर्भर हो जाती है। तो अब तक हमने देखा कि मीरा ने कैसे माइक्रो सैबोटाज, कंसर्न ट्रोलिंग और गैस लाइटिंग का इस्तेमाल करके आयशा के करियर को लगभग तबाह कर दिया है। आयशा अब अलग थलग है, कंफ्यूज्ड है और खुद पर से उसका भरोसा उठ चुका है। लेकिन यही कहानी में एक मोड़ आता है। अब हम आते हैं तीसरे भाग पर, जाल बिछाना, द कैनेरी ट्रैप स्ट्रेटजी। हर कहानी में, खासकर इस तरह की साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में, एक पल आता है जब पीड़ित को सच्चाई का एहसास होता है। वो एक आहा मोमेंट होता है, एक क्लैरिटी का मोमेंट। हाँ, और ये वो मोड़ होता है जहाँ से खेल पलट सकता है। आयशा के साथ भी ऐसा ही होता है। एक शाम वो ऑफिस में देर तक काम कर रही है और वो गलती से मीरा को फोन पर अपनी बहन से हंसते हुए सुन लेती है। मीरा कह रही थी, हाँ, उसे अब भी लगता है कि प्रमोशन उसे मिलेगा, कितना प्यारा है ना। उसे पता ही नहीं कि राजीव उसे एक टिकिंग टाइम बॉम्ब समझता है। मदद के ऑफर्स सब एक पैटर्न में फिट हो जाते हैं। उसे एहसास होता है कि मीरा की हरकतें कोई गलती नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश है। ये एक बहुत जरूरी मोमेंट है जब आपको पता चलता है कि आपके खिलाफ जो हो रहा है वो अनजाने में नहीं बल्कि जानबूझकर किया जा रहा है, तो आप उससे लड़ने की रणनीति बना सकते हैं। और आयशा अब शिकार नहीं बल्कि शिकारी बनने का फैसला करती है। और यहाँ वो एक बहुत ही चालाक काउंटर इंटेलिजेंस तकनीक का इस्तेमाल करती है जिसे द कैनेरी ट्रैप कहते हैं। ये नाम तो बड़ा दिलचस्प है। हाँ, ये पुराने जमाने में कोयले की खदानों में इस्तेमाल होने वाली कैनेरी चिड़िया से आता है, जो जहरीली गैस का पता लगाने के लिए इस्तेमाल होती थी। तो ये स्ट्रैटेजी है क्या? इसे थोड़ा डिटेल में समझाइए। कैनेरी ट्रैप एक शानदार रणनीति है। इसका इस्तेमाल जासूसी में किया जाता था, लीक्स का पता लगाने के लिए। इसका सिद्धांत बहुत सरल है। आप अलग अलग संदिग्ध लोगों को जानकारी के थोड़े अलग अलग वर्जन देते हैं। अच्छा। हर वर्जन में एक छोटा सा यूनिक डिटेल होता है। फिर आप इंतजार करते हैं कि कौन सा वर्जन लीक होता है। जो वर्जन बाहर आता है उससे आपको पता चल जाता है कि भेड़िया कौन है। एग्जैक्टली। तो ये एक तरह से हर संदिग्ध पर एक यूनिक ट्रैकिंग डिवाइस लगाने जैसा है। आप अंदाजा नहीं लगा रहे, आप तो पक्का सबूत तैयार कर रहे हैं। पक्का सबूत, बिल्कुल। तो आयशा इसे कैसे इस्तेमाल करती है? आयशा अगले दिन मीरा को ड्रिंक्स के लिए बाहर ले जाती है और उस पर भरोसा करने का नाटक करती है। वो इधर उधर की बातों के बाद बहुत धीरे से फुसफुसा कर कहती है, देखो,
ये बात मैंने किसी को नहीं बताई, लेकिन मैं नाइकी पिच के लिए कैंपेन की दिशा पूरी तरह बदल रही हूँ। मैं अर्बन थीम को छोड़कर विंटेज 1980s थीम पर जा रही हूँ। ये एक बहुत बड़ा रिस्क है, पर मेरा दिल कह रहा है कि ये काम करेगा। जबकि असल में वो थीम नहीं बदल रही थी, ये विंटेज वाली बात एक झूठ था। बिल्कुल, ये एक ऐसा झूठ था जो उसने सिर्फ और सिर्फ मीरा को बताया था। ये कैनरी ट्रैप था। उसने मीरा को एक चारा दिया था, ये देखने के लिए कि क्या वो उसे निगलती है। और मीरा की आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती होगी। हाँ, वो कहती है, वाह आयशा, ये तो बहुत बोल्ड है, मैं तुम्हें 100% सपोर्ट करती हूँ। उसे लगता है कि उसे आयशा को बर्बाद करने का आखिरी और सबसे बड़ा मौका मिल गया है। उसे लगता है कि आयशा उस पर अंधा विश्वास कर रही है। और यहीं पर मीरा गलती कर बैठती है। वो आयशा को कमजोर समझने की गलती करती है, जबकि असल में आयशा उसके इरादों की परीक्षा ले रही थी। जाल बिछ चुका था। और अब हम आते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर। चौथा भाग, पर्दाफाश और परिणाम। अब तक सारी लड़ाई पर्दे के पीछे हो रही थी, अब ये सबके सामने आने वाली है। और यहाँ हम देखेंगे कि किनेरी ट्रैप असल में कैसे काम करता है, कैसे बुद्धिमत्ता और रणनीति से एक बहुत बड़े धोखे का पर्दाफाश किया जा सकता है। बोर्ड मीटिंग का दिन है। नाइकी के क्लाइंट्स, बॉस, राजीव सब वहां मौजूद है। माहौल बहुत टेंस है। आयशा अपनी प्रेजेंटेशन देने के लिए उठने ही वाली होती है कि उससे पहले मीरा खड़ी हो जाती है। हाँ, वो एक बहुत ही चिंतित और हमदर्द आवाज में कहती है, आयशा के शुरू करने से पहले मैं उसकी तरफ से माफी मांगना चाहती हूँ। मुझे पता है कि उसने आखिरी समय में विंटेज 1980s थीम को चुना है। मैंने उसे चेतावनी देने की कोशिश की थी कि ये ब्रांड के हिसाब से सही नहीं है, लेकिन वो आजकल बहुत स्ट्रेस में है। ये मीरा का आखिरी दाव था। वो क्लाइंट्स के सामने आयशा को अक्षम, गैर जिम्मेदार और मानसिक रूप से अस्थिर साबित करना चाहती थी। उसने सोचा कि उसने आयशा को चेकमेट कर दिया है। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। एक क्लाइंट हैरान होकर कहता है, विंटेज? हमें तो विंटेज से नफरत है। राजीव गुस्से और हैरानी से आयशा से पूछता है, आयशा, क्या ये सच है? अब सबकी निगाहें आयशा पर हैं, लेकिन आयशा घबराती नहीं है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति है। वो शांति से खड़ी होती है और अपना क्लिकर दबाती है। स्क्रीन पर प्रेजेंटेशन शुरू होती है और पहली स्लाइड पर बड़े-बड़े अक्षरों ने लिखा है, निके द अर्बन पल्स, जो कि सही थीम थी। जाल खुल चुका था। आयशा शांत आवाज में कहती है, मुझे नहीं पता कि मीरा किस बारे में बात कर रही है। हमारी रणनीति पिछले 3 हफ्तों से अर्बन ही रही है। मैंने इसे कभी नहीं बदला। पूरे कमरे में एकदम खामोशी छा जाती है। मीरा का चेहरा सफेद पड़ जाता है। वो हकलाने लगती है, लेकिन तुमने मुझे बताया था कि। और यहीं पर आयशा अपना आखिरी वार करती है। वो एक ठंडी सी मुस्कान के साथ जवाब देती है, मैंने तुम्हें ऐसा क्यों बताया होगा मीरा? क्या इसलिए कि तुम मेरे बोलने से पहले ही इस पिच को खराब करने की योजना बना रही थी? बूम। उस एक सवाल ने सब कुछ था। आयशा ने मीरा पर इल्जाम नहीं लगाया। उसने बस एक सवाल पूछा जिसका जवाब सबको पता था। सबको समझ आ गया कि क्या हुआ है। हाँ, मीरा ने एक निजी और झूठी जानकारी का इस्तेमाल अपनी कलीग को नीचा दिखाने के लिए किया। उसके सपोर्टिव दोस्त का मुखौटा सबके सामने टूटकर बिखर जाता है। कहानी का अंत बहुत संतोषजनक है। आयशा पिच जीत जाती है और उसे प्रमोशन मिलता है। और मीरा का ट्रांसफर दूसरे डिपार्टमेंट में कर दिया जाता है। कुछ दिन बाद दोनों लिफ्ट में अकेले मिलते हैं। मीरा रोती हुई कहती है, मैं तो बस तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रही थी, तुमने मुझे धोखा दिया। इस पर आयशा का जवाब इस पूरी कहानी का सार है। वो शांति से कहती है, नहीं मीरा, मैंने बस तुम्हें सीढ़ी पकड़ने देना बंद कर दिया, क्योंकि जब भी मैं चढ़ती थी तुम उसके डंडे काट रही होती थी। ये कहानी और ये साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स हमें एक बहुत बड़ा सबक सिखाते हैं। सबसे खतरनाक दुश्मन वो नहीं होते जो आपके सामने तलवार लेकर खड़े होते हैं। बिल्कुल, वो आपके बगल में मुस्कान के साथ खड़े होते हैं। इसलिए हमेशा सावधान रहना चाहिए कि कौन आपको सलाह की आड़ में डर खिला रहा है। अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करना और लोगों के शब्दों के बजाय उनके कार्यों के पैटर्न को देखना बहुत जरूरी है। और ये पूरी कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। हमारी अपनी जिंदगी में ऐसी कितनी सीढ़ियां हैं जिनके डंडे हमारे जाने बिना काटे जा रहे हैं, और वो कौन है जो हमारे लिए वो सीढ़ी पकड़े हुए हैं? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।